हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 2018 में कंडक्ट हुआ था, फेब मंथ में। ठीक है, फरवरी में कंडक्ट हुआ था। तो हम इसके हर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन से और दूसरे फैक्ट हो सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक इजीली पहुंचते रहें। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने इसको सेंड कर दिया था, मुझे मेल कर दिया था। अगर आप भी कुछ मेल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर करवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तो आप मेल कर सकते हैं हमें इलेक्ट्रिकल टेक फोरम @gmail.com से। ठीक है, ये मेल आईडी है इलेक्ट्रिकल टेक फोरम @gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर ओवरऑल फाइनल रिस्पॉन्स की हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बाइलिंगुअल बेस्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो आप मेल कर दीजिएगा। आपने जो भी एग्जाम दिया है, आपके पास किसी की फाइनल रिस्पॉन्स की है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा। फाइनली भला आपका ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा, आपको मजा भी आएगा। और ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, बिना किसी समय की बर्बादी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें डायरेक्शन, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हमें एक एजर्शन दिया है और रीजन दिया है, बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम एजर्शन कथन की बात करें तो हमारे पास कथन है 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड ओवर 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है 3 वायर, उसको हम 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, हमारे लो वोल्टेज कंज्यूमर और हाई वोल्टेज कंज्यूमर दोनों का भला हो जाता है। क्योंकि इसमें प्रत्येक, जैसे कि अपर पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच में वोल्टेज भी मिल जाता है, और मिड पॉइंट और बॉटम वाले पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज हमको भी मिल जाता है, और अपर पॉइंट और सबसे लोअर पॉइंट के बीच का ओवरऑल वोल्टेज 2 भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो लोअर कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि कोई किसी को कम पावर चाहिए है तो वो इन 2 वायर से पावर ले लेगा। ठीक है, और अगर कोई हैवी कंज्यूमर है जिसको ज्यादा पावर चाहिए है तो वो क्या करेगा, एक ऊपर वाले वायर से कनेक्शन ले लेगा और एक नीचे वाले वायर से कनेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो ये हैवी कंज्यूमर के लिए हो गया। यानी कि 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है, और बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबल भी है। सबसे ज्यादा प्रेफर हम इसी को करना चाहते हैं। अब बात आती है कि इसका जो रीजन है, देखो एजर्शन तो करेक्ट है, अब रीजन की बात करते हैं। इनने यहां पे बोला है द 3 वायर डीसी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर सेफ। देखो, अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे ना, तो देखो यहां पर हाई वोल्टेज आ रहा है, 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डबल वोल्टेज हो रहा है, तो क्या ये सेफ है? हमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी चेंज करनी पड़ेगी, चाहे वो इंसुलेटर्स हों। ठीक है, और केबल्स भी हमें अच्छी यूज करनी पड़ेंगी। अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज, तो ये इतना ज्यादा सेफ नहीं है। अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो इतना ज्यादा सेफ नहीं है ये। जितना 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेफ है, उतना ये सेफ नहीं है। लेकिन अगर रिलायबल होता, यहां पे रिलायबल का ऑप्शन होता, तो दोनों करेक्ट हो जाते। तो ये रीजन क्या है, रीजन गलत है, रीजन प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि ए तो ट्रू है। क्या है? ए तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर किसी भी प्रोस्पेक्ट से सही हो ही नहीं रहा है, तो ए इज ट्रू, लेकिन आर क्या है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमसे पूछा गया है कि जो पीक इनवर्स रेटिंग होती है किसी डायोड की, अगर वो एक्सीड कर जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पीक इनवर्स, सबसे पहले तो देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज होता ही क्या है।
तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनी डायोड, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डायोड के अक्रॉस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग कहते हैं, वही पीआईबी है। तो अगर पीआईबी रेटिंग से किसी भी पर्टिकुलर डायोड की अगर पीआईबी रेटिंग गिवन है, अगर उससे वोल्टेज अगर एक्सीड कर जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, डायोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डायोड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर यहां पे बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू वीएम होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेंटर टैप्ड के लिए, तो सेंटर टैप्ड के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज पीआई भी है उसकी वैल्यू 2 होती है। अगर हम बात करें ब्रिज के लिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए तो इसकी वैल्यू वीएम होती है, ठीक है ना। तो पीक इनवर्स रेटिंग अगर किसी भी डायोड की एक्सीड कर जाती है तो डायोड तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो पावर को करेक्टली डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है। जिस रेट के साथ, जिस दर के साथ ऊर्जा का उपयोग हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। देखिए पावर इक्वल टू होता क्या है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और इसी को हम लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में, यानी किस दर से एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए जब Q ग्रेटर देन 1 हो। Q क्या है यहाँ पे, Q है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना। Q क्या है, क्वालिटी फैक्टर। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेंगे, ये R हो गया, ये L हो गया और ये C हो गया, ठीक है। R हो गया, L हो गया, C हो गया, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज V अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई वोल्टेज V अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर होगा VL अपॉन टोटल वोल्टेज, या तो ऐसे क्वालिटी फैक्टर लिख सकते हैं, या फिर VC अपॉन टोटल वोल्टेज V, ठीक है। अगर हम देखो, अब हमने देखा यहां पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें एक्स, एल और आर की बात करी गई है, एक्स सी कहीं है ही नहीं, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम केवल इस वाले फॉर्मूले में ही इंटरेस्टेड हैं, बाकी हमारी किसी और में रुचि नहीं है, हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आई सेम होगा दोनों में, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है, मेंशन नहीं है भले बट रेजोनेंस की कंडीशन ही है उसमें, ठीक है। अब क्या होगा, आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गई कंडीशन, क्वालिटी फैक्टर हमारा एक्सएल अपॉन आर निकल के आ गया। अब बस कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वालिटी फैक्टर कितना है, एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 कब होगा, किस वैल्यू के लिए होगा, भाई ग्रेटर देन 1 तभी तो होगा ना जब आर की वैल्यू कम हुए और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा हुए, ठीक है ना। आर की वैल्यू कम हुए और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि सिंपल सी बात है, एक्सएल इज ग्रेटर देन आर। अगर एक्सएल की वैल्यू आर से ग्रेटर होगी तभी क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर एक्सएल की वैल्यू लेस देन आर होती है, ठीक है, सॉरी, अगर एक्सएल की वैल्यू
लेस देन आर होती है तो क्वालिटी फैक्टर जो है 1 से कम हो जाएगा। और अगर एक्स एल आर के इक्वल हो जाता है, समझिएगा, अगर एक्स एल आर के इक्वल हो जाता है तो क्वालिटी फैक्टर 1 हो जाता है। तीनों के तीनों केस करवा दिए हैं आपको। अब आप ऑप्शन खुद ब खुद बता सकते हैं। तो ऑप्शन एक्स एल इज ग्रेटर देन आर, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है निम्न में से जो सिस्टमैटिक एरर है वो किस टाइप की एरर है। ठीक है ना, जो सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट में होती है वो किस कैटेगरी की एरर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अगर हम ग्रॉस एरर की बात करें, इट इज ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक। सो ग्रॉस एरर को हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर वो एरर होती है जिस एरर का हम पता न लगा पाए कि ये एरर किस कारण से होती है। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर 3 तरीके की एरर आती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर 3 एरर आती हैं। फर्स्ट वन इज, सबसे पहली ही एरर कौन सी है, सिस्टमैटिक एरर। पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर। दूसरी है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, और तीसरी एरर कौन सी है भाई, ऑब्जर्वेशन एरर, ऑब्जर्वेशन एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर बेसिकली कब होती है, समझिए बात को। सिस्टमैटिक एरर तब होती है, मान के चलो आपकी कंट्रोल स्प्रिंग वीक हो जाए, आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से काम ना करे, उसमें फॉल्ट आ जाए कोई, ठीक है ना, मतलब एजिंग इफेक्ट हो जाए उसमें, तो वो सिस्टमैटिक एरर में चला जाता है। इन्वायरमेंटल एरर, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए, ठीक है ना, डिवाइसेज बदल जाए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है ना, तो उस केस में इन्वायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशन एरर यानी कि जो नीडल है हम उसको सही से ऑब्जर्व ना कर पाए, ठीक है ना, उसकी शैडो से हम कंफ्यूज हो जाएं, हम गलत रीडिंग नोट कर लें, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों टाइप होते हैं एरर के, ठीक है ना, तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं और इनमें हमेशा कंफ्यूज किया जाता है। याद रखना, तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंटल एरर के ही टाइप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जो हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो रखता है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 D2O, ठीक है ना। मॉडरेटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना, समझिए। मॉडरेटिंग रेशियो का यूज करते हैं मॉडरेटर को डिजाइन करने में, या मॉडरेटर को स्पेसिफाई करने में, या मॉडरेटर को कैरेक्टराइज करने में, ठीक है। मॉडरेटर बेसिकली होता क्या है, इसका यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, टू स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, यानी न्यूट्रॉन की बमबारी को स्लो करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जिसका जितना ज्यादा मॉडरेटिंग रेशियो होगा, मॉडरेटिंग रेशियो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम यूज कर रहे हैं मॉडरेटर, उसका मॉडरेटिंग रेशियो हमेशा उच्च होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मॉडरेटिंग रेशियो अगर उच्च है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपली ये है कि उतना ही ज्यादा वो सुइटेबल है किसको, स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स स्पीड, ठीक है ना। अगर जिसकी जितनी ज्यादा मॉडरेटिंग रेशियो होगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा स्लो डाउन करने में न्यूट्रॉन की स्पीड को, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले, अगर मॉडरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, मॉडरेटिंग पावर डिवाइडेड बाय माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रॉन, या ओनली न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रॉन, ठीक है ना। बस ये मॉडरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि एज अ मॉडरेटर हम कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां पे, और कुछ नहीं है।
तो मॉडरेटर के तौर पर हम कौन कौन सी एलिमेंट को पसंद करते हैं यूज करना, ठीक है। और यूज ऐसे ही नहीं करते, यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मॉडरेटिंग रेशियो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं। अब देखो अभी पता लग जाएगा आपको। सबसे पहला है हमारा बेरिलियम, ठीक है। सेकंड है हमारा कार्बन, हालांकि हम यूज इनको नहीं करते हैं बट फिर भी हम नाम लिख रहे हैं इनके। और तीसरा है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या भाई, D2O ही तो है, भूल गए का। उसके बाद है ऑर्डिनरी वाटर, दैट मींस H2O। ऑर्डिनरी वाटर दैट मींस H2O। अब देखो अगर अपन इनके मॉडरेटिंग रेशियो की बात करें तो बेरिलियम का जो मॉडरेटिंग रेशियो है वो होता है 160, ठीक है ना। अगर कार्बन के मॉडरेटिंग रेशियो की हम बात करें तो ये होता है 170। हैवी वाटर का मॉडरेटिंग रेशियो पता है कितना होता है, 12,000। दिस इज टू मच, कितना ज्यादा है, बाकी सबकी कंपेयर में देखें अगर आप कितना ज्यादा है। और सबसे कम ऑर्डिनरी वाटर का होता है, ठीक है ना, इसका तो बहुत ही ज्यादा कम 72 है। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो, तो फटाक से हम H2O पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, वो तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हो सकता है अगले टाइम में भाई यूपीपीसीएल वाले सनकी आदमी है, हो सकता है अगले टाइम में भाई इसकी वैल्यू ही पूछ लें, भाई बताओ कितनी वैल्यू होती है। अता पता नहीं है, यूपीपीसीएल वाले पता नहीं कहां से पेपर बनाते हैं। खैर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है ना, जिसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखो इस पे मैं डिटेल लेक्चर बना दिया हूं पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन परेशान करते थे बीच बीच में, इसलिए मैं बहुत पहले इस पे डिटेल लेक्चर बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, ठीक है। पूरे के पूरे जितने भी मटेरियल साइंस में इंपॉर्टेंट मटेरियल जो हम यूज करते हैं उनका थ्योरी पार्ट भी है, उनका प्लस एमसीक्यू पार्ट भी है, दोनों के दोनों लगा लेना। एक क्वेश्चन भी आपसे ऐसा नहीं होगा जो बने ना, हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन से मटेरियल हैं जो कि सोर्स है पीजो इलेक्ट्रिक के, ठीक है। यहां पे सोर्स की बात कर रही है, ध्यान रखना, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सोर्स कौन सा है, यानी कि इनको मूल तत्व चाहिए है, मूल तत्व चाहिए है, ठीक है। सोर्स का मतलब ही यही है। तो देखो लेड एलॉय, ठीक है, ये सभी लेड से ही मिलके बने होते हैं, ये भी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनियम, ठीक है, ये सब चीजें, क्वार्ट्ज, लेड एलॉय, इसी से हम बाकी सब चीजों को बनाते हैं। लेड एलॉय दैट इज द सोर्स ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक जो दाब विद्युत है उसका जो सोर्स है वो कौन है, लेड एलॉय। जितनी भी चीजें बनती हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेड एलॉय से ही बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया था कि क्वार्ट्ज का जो केमिकल फॉर्मूला है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको कभी कभार सिलिका भी कह देते हैं। क्वार्ट्ज की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं। क्वार्ट्ज को कभी कभार सिलिका भी कह देते हैं, और क्वार्ट्ज का प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मूला जो है वो SiO2 दैट इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि फॉलो करता है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, ठीक है, चुंबकीय विषमदैशिकता। इसका मतलब समझिए, कोई मटेरियल है, अगर उसकी प्रॉपर्टी, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी अगर जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन पर इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम सबसे ज्यादा मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एलिमेंट या मटेरियल कहते हैं।
तो इसका जो पहले राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली होता क्या है, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में जो डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें इसके एक्सिस की, अगर ये कोई मटेरियल है, इसकी इसकी पर्टिकुलर एक्सिस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मैग्नेटाइज करवाने के लिए, और बाकी बाकी जो एरिया है वहां पर कम फोर्स लगेगा। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी मटेरियल है वो है फेरोमैग्नेटिक, दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो कि एनालॉगस क्वांटिटी है कंडक्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी के अनुरूप है। तो कंडक्टिविटी जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करती है, तो मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा टर्म यूज करते हैं। जैसे यहां पे कंडक्टिविटी आ गई है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करते हैं परमिएबिलिटी, पारगम्यता, परमिएबिलिटी। ठीक है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी यूज होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी यूज होता है। कंडक्टिविटी ये बताता है कि कितनी स्मूथली जो है करंट इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। परमिएबिलिटी ये बताता है कि फ्लक्स कितनी आसानी से किसी भी मैग्नेटिक सर्किट से पास हो सकता है। ठीक है, ये परमिएबिलिटी बताता है। और इसमें इंडक्टेंस सबको पता ही है, मैक्सिमम लोग पता ही जान। रिटेंटिविटी ये तो हिस्टेरेसिस लूप से पूछ लिया गया, बाकी इतना ही याद रखें। ठीक है, अगर ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो यहां पे एमएमएफ हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पे कंडक्टेंस होता तो यहां पे परमियंस हो जाता। कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है जो कंडक्टिविटी शो करती है, उसी तरीके से परमियंस भी एक प्रॉपर्टी है जो कि परमिएबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, यहां पे अगर रेजिस्टेंस है तो यहां पे रिलक्टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पे अगर करंट है तो यहां पे फ्लक्स हो जाता है। तो ऐसे करके 4-5 क्वांटिटी हैं जो याद रखेंगे। ये एक दूसरे के एनालॉगस क्वांटिटी होती हैं, यानी कि एनालॉगस यानी कि सर्किट बस हमने चेंज कर दिया है, बाकी पैरामीटर जो है उनकी जो बिहेवियर है वो सेम है। बस कोई स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए तो कोई स्पेसिफाई मैग्नेटिक सर्किट के लिए। नेक्स्ट, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, परमिएबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, परमिएबिलिटी। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है इनमें से 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमसे पूछा गया इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं और फॉल करते हैं, जाते हैं कैटेगरी में 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज। ठीक है, 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की कैटेगरी में कौन से ऑप्शन करेक्ट है तो बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की, तो इसमें जो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज वेरिएबल करंट रेगुलेटर दोनों के दोनों आ जाते हैं 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर में। या तो देखो, वोल्टेज रेगुलेटर हम फिक्स यूज करेंगे, अगर हमारे पास फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है तो हम वेरिएबल करंट रेगुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेगुलेटर की जो करंट रेगुलेटर है उसकी हम करंट एक जगह फिक्स कर देंगे और उस हिसाब से वोल्टेज सर्किट में मिलने लगेगा। ठीक है, ये करंट को रेगुलेट करके वोल्टेज को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, ये वोल्टेज फिक्स पहले से ही फिक्स वोल्टेज देगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बताना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, मटेरियल दैट कैन प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। समझिएगा बात को, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन बाय इन्वर्टिंग और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना,
ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इसको हम समझेंगे, यानी कि अगर हमारे पास ये कोई मटेरियल है, ठीक है, हमने पहले फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो सबका मूवमेंट इसी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, पोलराइज होगा एक ही डायरेक्शन में। हमने क्या किया, हमने इसके बाद फील्ड को रिवर्स कर दिया, हमने फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो पोलराइजेशन इस तरीके से, मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी कि तुम जिस दिशा में फील्ड लगा दोगे उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन तुरंत हो जाएगा। इन्हीं को हम फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और याद रखना, जितने भी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, सभी के सभी मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं और सभी के सभी मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, इनमें बेरियम टाइटेनेट ये भी करेक्ट है, पोटेशियम डिहाइड्रेट फॉस्फेट ये भी करेक्ट है, और रोसल सेल्ट ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि जितने भी जो अपन को मटेरियल इसमें दिख रहे हैं सभी के सभी फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कोई भी मटेरियल हो, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है? तो पैसिव इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो पैसिव इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें किसी भी पावर सप्लाई की नीड नहीं होती है, हमें इंटरनली पावर सप्लाई की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इजी होता है, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इजी होता है, सिंपल सी चीज है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट हैं जो इसको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है वो पैसिव इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। पैसिव इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें पावर सप्लाई का इस्तेमाल इंटरनली ना किया जाए। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी आसान होता है, इसीलिए ये हमें चीप बहुत ही कम रेट में मौजूद मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जस्ट वेट, यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमसे पूछा गया है कि 3.9 किलो ओम रजिस्टर के लिए जो कलर कोडिंग है वो कौन सी सही होगी। ठीक है, कलर कोडिंग के हमें ऑप्शन गिवन है, तो देखो हमारे पास जो आर है, आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3.9 के। सबसे पहले इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 यानी कि 3900 हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास आर की वैल्यू ये है, अब हमें सबसे पहले हमें टेबल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, ब्राउन, सबसे पहले क्या आता है, ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सॉरी येलो, बीबी रॉय, यस, येलो, ग्रीन, वॉलेट। वैसे इतना ही में काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे 9 है ना, तो हमें थोड़े और आगे तक चलना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर कम डिजिट होते तो हमारा यही काम हो जाता है। ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बताता हूं अभी। बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, गोल्ड सिल्वर तो हम एडिशनली याद करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एडिशनली ये अलग से याद कर लेते हैं हम। बाकी बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इतना याद रखें। अगर इसके हम पॉइंट की बात करें, जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? 6 7 1 सेकेंड, ओके, 7 8 9, ओके। तो अब देखो सबसे पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 पॉइंट कहां मिल रहा है, 3 पॉइंट हमें मिल रहा है ये। ठीक है, तो एक कलर तो ऑरेंज हो गया, एक कलर 9 है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को। ठीक है, तो ऑरेंज, ऑप्शन में जाएंगे, ऑरेंज हो गया,
व्हाइट हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको सबसे पहले अगर हम जो मल्टीप्लायर की वैल्यू देखें तो फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, इसके बाद मल्टीप्लायर आएगा 10⁻²। ठीक है ना, तो यहां पे 10⁻², इसके पास आएगा 10⁻², तो ये रेड हो जाएगा। तो यहां पे रेड हो गया, और गोल्ड नॉर्मली टॉलरेंस वैल्यू है। ठीक है ना, तो हमें शुरुआत के दो में ही हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है, दो में ही हमारा ऑप्शन समझ में आ जा रहा है, तो हमें ज्यादा आगे भागना नहीं है, हमें वेरीफाई नहीं करना है क्वेश्चन को, हमें केवल सही ऑप्शन पे टिक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, इसमें टॉलरेंस वैल्यू नहीं दी थी, कुछ लोग कहेंगे सर इसमें टॉलरेंस वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो इसमें टॉलरेंस वैल्यू नहीं है तो हम टॉलरेंस वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ही वो इस हिसाब से सेट करेंगे कि हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम नॉर्मली मल्टीप्लायर और डिजिट को लेकर ही काम कर लेंगे अपना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर हम यूज करेंगे थर्मल पावर प्लांट में। तो देखो, थर्मल पावर प्लांट के लिए हम यूज करते हैं नॉन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर थर्मल और स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। अगर हम बात करें सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर की, तो ये यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में हम नॉन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर यूज करेंगे। जो करेक्ट आंसर है ये जो दिया है ये गलत है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है जो कि अनडिजायरेबल ऑफ मैग्नेटिक लीकेज इन इलेक्ट्रिक मशीन। यानी कि सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक लीकेज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में, उसकी अनडिजायरेबिलिटी के लिए एक प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है ना, तो देखो मैग्नेटिक लीकेज आपको पता होगा, किसी भी मशीन में दो तरीके के फ्लक्स होते हैं, एक तो मेन फ्लक्स होता है और एक लीकेज फ्लक्स होता है। तो जो लीकेज होता है उसी की बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो देखो, जो चुंबकीय रिसाव हो रहा है उसकी अवांछनीयता का कारण नहीं है, कौन है, कौन नहीं है, तो लोअर्स देयर पावर इफिशियंसी। ठीक है, अगर कहीं मैग्नेटिक लीकेज हो रहा है तो उसकी अवांछनीयता का कारण नहीं है लोअर देयर पावर इफिशियंसी, यानी कि उनकी शक्ति दक्षता कम करता है। जस्ट वेट क्वेश्चन को समझते हैं पहले, हिंदी में देखते हैं। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रिक मशीनों में चुंबकीय रिसाव की अवांछनीयता का कारण नहीं है। भाई इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि ये गलत ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं ना वो नहीं होगा, इसको सॉरी मैं माफी चाहता हूं। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन करेक्ट होगा एकदम। ठीक है, उससे आप निश्चित रहिए। देखो यहां पे बात करी क्या जा रही है, समझिएगा कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रिक मशीन ऐसी है, कौन सी इलेक्ट्रिक मशीन ऐसी है जिसमें जो चुंबकीय रिसाव है उसकी अवांछनीयता का कारण नहीं है, अवांछनीयता का कारण नहीं है। तो समझिए मैग्नेटिक लीकेज से होता क्या है। मैग्नेटिक लीकेज जब किसी मशीन में होता है, देखो दो तरीके के फ्लक्स होते हैं, एक तो लीकेज फ्लक्स होता है और एक मेन फ्लक्स होता है। हमारे लिए लीकेज फ्लक्स तो बर्बादी है फ्लक्स की, मेन फ्लक्स ही हमारे लिए वर्किंग फ्लक्स होता है। अब मैग्नेटिक लीकेज से होता क्या है, बेसिकली जो मैग्नेटिक लीकेज चल रहा है इससे होता क्या है, जो पावर फैक्टर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, पावर इफिशियंसी ये भी कम हो जाती है। ठीक है, पावर इफिशियंसी भी कम हो जाती है। फ्रिंगिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रोड्यूस फ्रिंगिंग इफेक्ट है, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये भी फ्रिंगिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये भी होने लगता है, ये भी। ठीक है, और हमें मैग्नेटाइजिंग करंट आईएम और ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। ठीक है, हमें चाहिए होती है सबसे ज्यादा आईएम, क्योंकि हमें फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत चुंबकीय रिसाव की अवांछनीयता का कारण नहीं है पूछा है।
ठीक है ना। ये तीनों के तीनों अवांछनीयता का कारण है, अवांछनीयता का कारण है, इनसे अवांछनीयता होती है। बाकी ये जो नन ऑफ दीज है यही है जो अवांछनीयता का कारण नहीं है, ठीक है ना। हिंदी बड़ी अजीब होती है लेकिन काम में भी आती है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, इनने नेगेटिव सेंटेंस लगा के ये रखा है और यहां पे भी इनने डिजायरेबल को नेगेटिव कर दिया, तो इसका अर्थ ही कुछ अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। और एक चीज और कि इससे क्या होता है, जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा, लीकेज मैग्नेटिक लीकेज जितना ज्यादा देखने को मिलेगा, उस केस में हमारा जो वेट है, वेट भी इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। फ्रिंगिंग, पावर फैक्टर जो एफिशिएंसी है, पावर एफिशिएंसी वो भी कम हो रही है, ठीक है ना। जब पावर फैक्टर ही कम हो गया, पावर एफिशिएंसी भी कम हो गई, तो लोड जो अपना वेट है ओवरऑल वो बढ़ जाएगा। तो मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट आंसर इन लोगों ने गलत माना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमसे पूछा गया है इनमें से करेक्ट डेफिनेशन बतानी है किसकी, फेजर की, ठीक है। किसी फेजर के लिए करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जो वो लाइन जो किसी क्वांटिटी, जो कि मैग्नीट्यूड हो सकता है, फेज हो सकता है, उनके बीच में रिलेशन को बताए, ठीक है। और अल्टरनेटिंग क्वालिटी होने चाहिए। तो ए लाइन विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो ये करेक्ट ऑप्शन अभी सही दिया है इसमें, ठीक है। तो ए लाइन विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और फेज होना चाहिए, बस। डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमें, जैसे यहां पर डायरेक्शन दी है, इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और फेज, बस दो ही चीजें हमारे पास होनी चाहिए, फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो रो है यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, तो आर ए अपॉन एल, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है सबसे कॉमन वेवफॉर्म कौन सी है एसी सिग्नल की, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, साइनोसोडल। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेवफॉर्म कौन सी है, साइनोसोडल है, क्योंकि हर जगह हम इसी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए करेक्टली, ठीक है ना। तो देखो समझेंगे हम बात को, एप्सिलॉन होता है दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, समझिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो पूछा है ना, तो एब्सोल्यूट हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो इसकी जो ऑप्शन 3 है दैट विल बी द करेक्ट, ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, जब हमने इसके और भी जो कंपोनेंट है उनको समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी हो गई है ये। और एप्सिलॉन आर क्या होती है, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों इसके पॉइंट हो गए, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी कपलिंग हम यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर में, किसमें, पावर एम्पलीफायर में इंपीडेंस मैचिंग के लिए, ठीक है। तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली कपलिंग है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का यूज करते हैं जिससे कि जो इंपीडेंस है वो मैच कर जाए। इंपीडेंस मैचिंग का मतलब ही यही है कि हम हमेशा इंपीडेंस को ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो सोर्स है
और लोड है, उन दोनों को इंपीडेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है क्रिटिकल डेंसिटी को सुपरकंडक्टर की, ठीक है ना। सुपरकंडक्टर की क्रिटिकल डेंसिटी को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि कोई सुपरकंडक्टर है, मान लीजिए सुपरकंडक्टर है, अब इसकी डेंसिटी होगी, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी डेंसिटी का इफेक्ट खत्म होने लगेगा, तो उसी को हम कहेंगे क्रिटिकल डेंसिटी। तो ये क्रिटिकल डेंसिटी वाला पॉइंट है, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो यह डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर और टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और टेम्परेचर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करेगा कि इसकी जो क्रिटिकल डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है भाई, I/A, यही तो करंट डेंसिटी है कि कितने पर यूनिट एरिया तक करंट का हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम करंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर और टेम्परेचर पर। दोनों के दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, हमसे पूछा गया है दिए हुए में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल डायोड की जो हम यूज करते हैं रेक्टिफायर में। क्रिस्टल डायोड की कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसका हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो हमेशा हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स में तो हमें आउटपुट मिलता ही नहीं है, तो हमेशा हम उसकी डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिवर्स में हमें आउटपुट ही नहीं मिलता है भाई, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन की रिस्पेक्ट में। देखो ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है सेमीकंडक्टर में। अगर हम बात करें सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। इसमें डोपिंग ही हमसे पूछी गई है बेसिकली कि डोपिंग के बिहाफ पर किस तरीके से ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो देखो एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है वो लेस डोप्ड रीजन में होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें जेनर ब्रेकडाउन के केस में, तो इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। डोपिंग कैसी होती है, डोपिंग मोर होती है, ठीक है ना, हैविली होती है। इसको हम लाइटली बोल सकते हैं, इसको हम हैविली, 1 सेकेंड, इसको हम हैविली बोल सकते हैं, ठीक है, हैविली, ठीक है, इसको हम हैविली डोप्ड बोल सकते हैं। ओ शिट यार, जस्ट वेट, यस, इसको हम हैविली बोल सकते हैं। अब देखो, अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो ये लेस डोप्ड होता है, इसीलिए हमें इसमें मोर देन 6 वोल्ट नीड होती है, ठीक है। इसमें लेस देन 6 वोल्ट पे ही काम हो जाता है, 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पे ही काम हो जाता है, यही तो बात है। अब देखो जेनर ब्रेकडाउन अकर इन जंक्शन वेयर लाइटली डोप्ड, बिल्कुल गलत, क्योंकि जेनर हमेशा डोपिंग ज्यादा हैविली डोप्ड पर होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जेनर ब्रेकडाउन अकर इन जंक्शन विच आर लाइटली डोप्ड, नहीं भाई, जहां ज्यादा डोपिंग होगी वहीं जेनर ब्रेकडाउन होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन अकर इन जंक्शन विच आर हैविली डोप्ड, नहीं भाई, अगर यहां पे जेनर ब्रेकडाउन होता तब ये करेक्ट होता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दिस विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर इनकी सॉल्यूशन पे जाओगे तो इन्हें गलत मान के चला है ये, ठीक है ना, तो हम सीधे सेकंड पर ही फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन के लिए हैवी डोप चाहिए हमें, एवलांची ब्रेकडाउन के लिए लेस डोप चाहिए। जब जेनर ब्रेकडाउन मोर डोपिंग ज्यादा होती है तो उस केस में हमें लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, जब डोपिंग लेस होगी तो हमें मोर वोल्टेज रिक्वायर होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जब कोई कंडक्टर कट करेगा किसको, फ्लक्स को। तो भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, हर मशीन में ये काम करता है, यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, क्योंकि हर तरीके की मशीन में ये लग जाता है फाइनली। तो ऑप्शन नंबर
3 will be the right answer, that is the Faraday's law of electromagnetic induction। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने ग्रुप में। ठीक है, और आपसे मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कर दें। मैं मेल आईडी फिर से बता देता हूं, electricaltechforum@gmail.com। ठीक है, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो फाइनल रिस्पॉन्स की मेल करना और सही रहेगा। ठीक है ना, और सहूलियत बैठेगी क्योंकि उसमें बाइलिंगुअल चीजें देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है ना, अब जो भी आपका एग्जाम हो इन फ्यूचर आप संभाल के रखना अपनी पीडीएफ को, फाइनल रिस्पॉन्स की जो भी है मुझे मेल कर दिया करें, मैं करवा दूंगा, अच्छे तरीके से करवाऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पता नहीं कितना टाइम लग गया होगा, अभी चेक करता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।